myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor and welcome to another video of our biology series। तो देखिए इससे पहले हमने क्या डिस्कस किए थे, इससे पहले हमने सेक्शन ए जो था उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चंस थे। पहले थे एमसीक्यूज, वो हमने 1 से 100 कंप्लीट किए थे। उसके बाद में हमने देखे थे 1 लाइनर क्वेश्चन एंड उसके बाद में फिलअप्स देखे थे। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ था। अब हम सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। अब ये स्टीवर्ड हाइपोथेसिस क्या है, तो देखो ध्यान से सुनना। ये हाइपोथेसिस दी गई थी स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए। स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो उसमें जो स्टीवर्ड हाइपोथेसिस है उसे यहाँ पे अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें देखो एक बड़ा सा आंसर लिखा है। इसमें क्या कहा है, स्टीवर्ड एक्सटेंडेड द हाइपोथेसिस ऑफ सायर। अब देखिए सायर यानी कि एक और साइंटिस्ट आ गए। वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो स्टोमेटल मूवमेंट की थ्योरी दी थी उसको आगे ही एक्सटेंड किया था हमारे स्टीवर्ड ने। ओके, तो सायर ने क्या कहा था पहले आपको वो समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप ये हाइपोथेसिस अच्छे से देख पाएंगे। तो हम देखते हैं सायर के अकॉर्डिंग क्या था, स्टोमेटल मूवमेंट किस तरह से होता है। तो सुनना ध्यान से, जब भी स्टोमेटा ओपन होते हैं एंड सेकेंड कंडीशन जब क्लोज होते हैं, तो ओपन कब रहते हैं वो, तो देखना स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहते हैं, ओके, और क्लोज हो जाते हैं नाइट में। ओके, डे टाइम में वो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। डे टाइम के अंदर क्या होता है, जो पीएच होता है डे टाइम में, पीएच कैसा होता है, एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन होगा या फिर न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल रहेगा इसके अंदर पीएच। एंड नाइट में पीएच कैसा रहता है, नाइट में पीएच रहता है एसिडिक। ओके, अब पीएच का स्टोमेटा के मूवमेंट से क्या लेना देना, तो ध्यान से देखना। ये पीएच एल्केलाइन किसकी वजह से होता है, तो डे टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, प्लांट्स है तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, CO2 का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो CO2 की कंसंट्रेशन सेल्स में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जब CO2 की कंसंट्रेशन सेल्स में कम हो जाती है तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट हो जाता है, एल्केलाइन पीएच का एनवायरनमेंट वहाँ पे जनरेट हो जाता है। वो क्या करवाता है, स्टोमेटा को ओपन करवा देता है। इस पीएच में क्या होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है और ये एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। हमें सायर ने इतना सा बताया कि ये होता है, डे टाइम में ये होगा, नाइट टाइम में ये होगा, पीएच में ऐसे चेंज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बताया, वो क्या था, इसके अंदर स्टार्च एंड शुगर का इंटर कन्वर्जन होता है। तो बाद में जो स्टीवर्ड हाइपोथेसिस आई थी उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था किस तरह से स्टार्च का शुगर में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। क्या होता है, डे टाइम में पीएच एल्केलाइन होता है। क्यों एल्केलाइन होता है, तो CO2 का वहां पर कंसंट्रेशन क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन उस टाइम कम होता है। एंड नाइट में क्या होता है, नाइट में लाइट नहीं आ रही होती है। लाइट नहीं होगी तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन हमारे सेल्स में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक पीएच के अंदर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ओके, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए पीएच एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। क्लियर, आपको बात अच्छे से समझ में आई। तो चले हम इसी के आगे आप देखिए। तो ये अभी तक हमने सायर की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। अब इसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो स्टीवर्ड ने दिया था हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आंसर लिखे हैं, उसके अलावा भी आपको काफ़ी बातें लिखनी होगी इसमें, तो साथ में नोटबुक लेके बैठेंगे आप, ठीक है। तो देखिए उसके बाद स्टीवर्ड ने क्या बताया, ही एक्सटेंडेड द हाइपोथेसिस ऑफ सायर एंड टोल्ड दैट एट द हाई पीएच पर क्या होता है, द स्टार्च हैज मोर कन्वर्जन नेक्स्ट टू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो देखो क्या होता है, जो ये स्टार्च है, ओके,
ये जो स्टार्च है ये क्या करता है, फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर बना देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। क्या बनाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। कैसा पीएच चाहिए, हाई पीएच पर ऐसा होता है, वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देता है। ओके, अब ये जो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये और फर्दर कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो 1 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज क्या बना देगा, 6 फॉस्फेट बना देगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आगे और ग्लूकोज के अंदर चेंज होगा एट द एंड। क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में। जब ऐसा होता है, जब ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारी सेल्स में किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे सेल्स में इंक्रीज हो गई। उसके वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे स्टोमेटा हैं वो ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। ओके, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो इसके अंदर लिखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहें चाहे ग्लूकोज कहें वो मोर सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्च, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म विल इंक्रीज। उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा एंड स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, स्टीवर्ड ने दी थी। ये किस पे बेस्ड थी, सायर की हाइपोथेसिस पे बेस्ड थी। उन्होंने सिर्फ पीएच के बारे में बताया था कि CO2 का ऑक्यूमुलेशन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, उसके अकॉर्डिंग पीएच में चेंज होगा। पीएच में चेंज की वजह से क्या होगा, हमारा जो स्टार्च है वो फॉस्फेट के साथ बाइंड होके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, उसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्लियर। अब स्टोमेटा क्लोज की कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखना, इन सारे पॉइंट्स पे एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है और एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पे डिपेंड करती है। तो एंजाइम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हमारा स्टोमेटा क्या हो, क्लोज हो, उस टाइम क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ बाइंड होता है, ये ATP के साथ बाइंड होता है। किसके साथ बाइंड होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ बाइंड होता है। ओके, समझ में आई बात आपको अच्छे से। उसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है वापस स्टार्च एंड फॉस्फेट में। तो वापस से क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सेल्स में कम हो गई, क्योंकि सारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। क्या स्टार्च वाटर में सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारे स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो ये जो ओपन एंड क्लोज की थ्योरी दी थी ये किसने दी थी, ये पूरी की पूरी हाइपोथेसिस स्टीवर्ड ने दी थी। क्लियर है आपको, अच्छे समझ में आया, नोट करिए ये सारी बातें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, डिफाइन एसेंट ऑफ सैप एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल्स और मेन थ्योरीज। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट हमें यही पूछा गया, इसकी हमें डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो हैं, जो कि हमने एब्जॉर्ब किए हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, सॉइल से, रूट में। तो उसके बाद उसका जो अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, कहाँ से, रूट से लेके पूरे शूट सिस्टम यानी कि एरियल पार्ट के अंदर हमारे वाटर एंड मिनरल का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, उस अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। ये किसके थ्रू होता है, थ्रू जाइलम। किसके थ्रू होता है, थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। क्या कहेंगे हम उसे, एसेंट ऑफ सैप। क्लियर है आपको अच्छे से, बोलो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया था,
अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, तो हमारे बुक में 3 मेन थ्योरीज लिखी हैं। वो क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी, नेक्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। 3 टाइप की थ्योरी दी गई थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पहले पढ़ा है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, वन लाइनर्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमने देखे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा था, लाइक सर जेसी बोस पे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। पोजीशन थ्योरी उन्होंने दी थी। तो आपको ये सारे अच्छे से पता होने चाहिए, इसको अच्छे से लर्न करना। एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप को हम एक और वर्ड क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट करें, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये क्या कहता है? एक्सप्लेन क्लोरोसिस। क्या पूछा? क्लोरोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस। क्लोरोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस क्या होता है? ओके तो देखिए, ये हमारे प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में क्या है, क्लोरोसिस कब होता है प्लांट में? अगर कोई एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस वजह से क्लोरोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस होता है। तो हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट की डेफिशिएंसी से ऐसा होता है। ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल। अगर प्लांट में क्या हुआ है? क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हुआ है, द लीव्स बिकम डीकलराइज्ड। लीव्स कैसी हो जाती हैं? डीकलराइज्ड हो जाती हैं एंड बिकम पेल येलो। येलो कलर की हो जाती है। जनरली जो हमारी लीव्स हैं उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। बट अगर क्या हुआ, अगर क्लोरोफिल ही डिग्रेड हो चुका है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वो येलोइश, पेल येलोइश कलर की हो जाएगी। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज, और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? दिस इफेक्ट इज नोन एज क्लोरोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? क्लोरोसिस जो है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, मैग्नीशियम, उसके बाद में नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीज, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके नोट करिए, ये सारे के सारे अलग से 1 लाइन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। क्या पूछेंगे? किसकी डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीज, इन सब की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? क्लोरोसिस हो जाता है। ओके तो फिर नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू की डेथ हो जाना। ओके उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, डेथ और डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की जो सेल्स हैं उनका डिग्रेडेशन या डेथ हो जाए तो इसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। ये जगह जगह पर नेक्रोसिस होता है तो वहाँ पे स्पॉट बन जाते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट लीव्स शो स्पॉट्स, रोटिंग और ब्लाइट सिम्टम्स। ओके तो जो हमारी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर क्या हो जाता है? स्पॉट्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं येलोइश कलर के। ओके क्लियर है? आपको समझ में आई बात अच्छे से? ओके तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो इसके अंदर देखिए क्या क्या लिखा है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और क्लोरोसिस का आपको पता ही था किस वजह से हो रहा है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होता है। तो आपको क्लियर हुआ क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस किसे कहते हैं। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये क्या कहता है? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ऐश एनालिसिस। प्लांट ऐश एनालिसिस को अच्छे से बताइए। तो इसके पहले भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, प्लांट ऐश एनालिसिस क्या होता है। ठीक है सुनो ध्यान से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर की वजह से उसका जो वाटर कंटेंट था वो वेपराइज्ड हो गया। फिर उसका बाद जो हमारा ड्राई प्लांट बचा, इसका हम ड्राई वेट निकालते हैं। उसको अगर हम भट्टी के अंदर और ज़्यादा गर्म करते हैं, हम मान लें 6000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हम उसे गर्म करें तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इतनी हीट देने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या कहलाती है, प्लांट ऐश कहलाती है। ये जो प्लांट ऐश है इसका यूज़ किस लिए होता है, उस प्लांट में ये एनालिसिस करने के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कितनी क्वांटिटी के अंदर है। इससे हमें क्या पता चलेगा कौन सा एलिमेंट किस प्लांट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन असेंशियल है, कौन नॉन असेंशियल है, कौन मैक्रो है, कौन माइक्रो एलिमेंट है। क्लियर, समझ में आई आपको बात अच्छे से। ये हम प्लांट ऐश एनालिसिस में करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। वेरियस एलिमेंट्स जो हैं वो कितने अमाउंट में इसमें प्रेजेंट हैं इन द प्लांट।
इन दिस मेथड व्हेन फ्रेश प्लांट्स आर ड्राइड एट 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उन्हें 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओवन में रखा जाता है, कितने दिनों के लिए, 1 से 2 डेज तक रखा जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका सारा का सारा क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है वो वेपोराइज्ड हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जब हम उसका वेट देखते हैं तो उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। ओके, उसको अगर और ज़्यादा गर्म किया जाएगा, कितने तक गर्म करेंगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमें प्लांट ऐश मिलेगी। क्लियर है, प्लांट ऐश समझ में आ गया आपको अच्छे से, क्लियर है। नेक्स्ट चलें, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में 5 डिफरेंसेस हमें बताने हैं। कौन कौन से डिफरेंस हैं हम देखते हैं। तो देखिए, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, वाटर का एब्जॉर्प्शन होना प्लांट के अंदर। ये 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा टाइप है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी एब्जॉर्प्शन में रूट की सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और अगर इसके अंदर क्या है, शूट सिस्टम के किसी भी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो ये क्या कहलाएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखने को इतना नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, समझते हैं हम इसको। तो इसके अंदर है व्हेन द फैक्टर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर हैं, दे आर प्रेजेंट एट द ट्रांसपायरिंग सरफेस ऑफ लीव्स। जब वो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट हो तो वो फैक्टर क्या होंगे, स्टोमेटा, जो कि क्या कर रहे हैं, वहाँ से वाटर का लॉस कर रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो वाटर लॉस हुआ है उस एरिया में वो क्या करेगा, इंड्यूस करवाएगा एक फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फोर्स वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा। कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट है। एंड रूट सेल एक्ट एज ओनली पैसेज फॉर द वाटर, देन इट इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तब क्या होता है कि अगर सिर्फ शूट सिस्टम के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर, तब ये क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बट इसके अंदर क्या लिखा है, व्हेन द फैक्टर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन रूट्स ओनली, और रूट्स इसमें एक्टिवली पार्ट लेती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, एंड रूट्स टेक एक्टिव पार्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तब यह क्या कहलाएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात आपको अच्छे से। देखो फिर आगे क्या लिखा है इसके अंदर, इन अदर वर्ड्स पैसिव एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड फोर्स डेवलप्ड इन एरियल पार्ट या फिर शूट सिस्टम। तो हमारा जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसके लिए फोर्स कहाँ से जनरेट होता है, मैं बता चुकी हूँ, शूट सिस्टम से या एरियल पार्ट से जनरेट होता है। ओके, समझ में आई आपको। वाइल फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन द रिक्वायर्ड फोर्स इज डेवलप्ड इन अंडरग्राउंड पार्ट और रूट सिस्टम। रूट सिस्टम से या अंडरग्राउंड पार्ट से क्या होगा, हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, फोर्स जनरेट करेंगे। क्लियर है ना बात आपको, अच्छे समझ में आई। हेंस इन पैसिव एब्जॉर्प्शन द रोल ऑफ रूट माइनर, वाइल इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट प्लेज मेजर रोल। तो ये सारी बातें हम क्या करेंगे, डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। एक जगह पे हम लिखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक पे हम क्या लिखेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा एक्टिव एंड ये पैसिव। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारी रूट्स हैं, रूट सिस्टम मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, शूट सिस्टम मेन रोल प्ले करता है, इधर रूट सिस्टम और पैसिव में शूट सिस्टम। क्लियर है, समझ में आई बात आपको अच्छे से। इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव के अंदर ये बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। कितना हो सकता है, 1 से 2% ओनली। और पैसिव एब्जॉर्प्शन कितना होता है, ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा,
97 to 98% इससे ही होता है। इसके अंदर रूट जो होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो रूट हैं हो सकता है थोड़ा सा उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, मेनली तो किसका होता है, देखो इसके इस लाइन के अंदर क्या लिखा था, मेनली सरफेस ऑफ लीव्स जो होती हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा रूट का इसके अंदर कितना रोल होता है, माइनर रोल होता है। और इसके अंदर किसका मेजर रोल होता है, मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी लीव, ओके। और इसके अंदर शूट सिस्टम या फिर एरियल पार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये 4 डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए, समझ में आई बात अच्छे से। नेक्स्ट पे चलें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द वैक्यूलर पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। तो हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इसके लिए अलग अलग पाथवेज होते हैं, तो वो पाथवे क्या है हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एपोप्लास्ट, क्या, एपोप्लास्ट। सेकंड क्या होता है, सिम्प्लास्ट। और थर्ड क्या होता है, वैक्यूलर, ठीक है। 3 इसके अंदर होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे। क्लियर, समझ में आई बात आपको अच्छे से। एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है तो हम देखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। एपोप्लास्ट में सेल वॉल के थ्रू क्या हुआ, जो हमारा वाटर है उसका पाथवे था, किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेल वॉल से होते हुए वाटर आगे चला जाता है, ओके। सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में एंटर करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से वो आगे की तरफ चलता है, कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। और साइटोप्लाज्म से फिर वो क्या करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, किससे, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू अगली सेल में एंटर करता है। ये पूरा उसका पाथवे होता है। वैक्यूलर पाथवे के अंदर क्या होता है, इनिशियली वो भी सेल मेम्ब्रेन में एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन से वो भी किसके अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म से वो प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं होते हुए किसके अंदर से होके जाता है, वैक्यूल से होते हुए नेक्स्ट एंटर करता है, ओके। समझ में आई बात आपको अच्छे से। इसका हम थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह का डायग्राम दिखता है। मान लीजिए ये हमारी सेल्स हैं जहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होने वाला है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेल वॉल बनाएंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन, इससे बाहर वाली क्या है, सेल वॉल, ओके। समझ में आ गया ये अच्छे से, ओके। इसके बाद हम बीच में क्या बनाते हैं, बीच में हम बना देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। लिंक है दोनों के बीच। और सबसे अंदर की तरफ हम क्या बनाते हैं, सबसे अंदर की तरफ हम बनाते हैं, कौन सा कलर लें, ये वाला ले लेते हैं। सबसे अंदर बनाते हैं वैक्यूल्स, ओके। तो अब क्या क्या पाथवे देखेंगे। जो हमारा एपोप्लास्ट है वो पाथवे ये कहलाता है, देखो सेल वॉल से एंटर किया, सेल वॉल से, और कंटिन्यूसली इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस तरह का मूवमेंट होता है। जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है, साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। समझ में आई बात अच्छे से। साइटोप्लाज्म से वो प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर एंटर करता है, समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। वैक्यूलर क्या करता है, वैक्यूलर में देखिए वही सेल मेम्ब्रेन से एंटर किया, किसके अंदर गया, साइटोप्लाज्म के अंदर गया, साइटोप्लाज्म से होते वो वैक्यूल्स में गया, ठीक है, और फिर अगली वैक्यूल में गया, और इस तरह से इसका ट्रांसफर होता है।
समझ में आई बात आपको अच्छे से? तो इस तरह से वैक्यूलर पाथवे होता है। इसमें क्या लिखा है देखिए, दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल अकर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नॉट थ्रू प्लाज्मा डेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं होके किसके वजह से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द वाटर फ्लोज थ्रू टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। वाटर कहाँ से जाता है? टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स में जाता है। ओके, दिस प्रोसेस अकर बाय ऑस्मोसिस एंड रिक्वायर्ड एनर्जी। ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है और इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, तो देखिए ये ट्रांसपिरेशन से पूछा गया है क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? हमारे स्टोमेटा के थ्रू क्या हो? ट्रांसपिरेशन हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनना इस मेरी बात अच्छे से आप। 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है। 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन में से आपको किसका डिफरेंस पूछा है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का। ओके, तो देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सपेक्ट रूट। रूट के अलावा किसी के भी थ्रू क्या हो सकता है? ट्रांसपिरेशन हो सकता है। ओके, 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लास्ट इज लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, लास्ट वाला क्या हो गया? लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम इसके आगे देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में लीव्स आर मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें लीव्स के थ्रू होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम विच स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकर। ये ट्रांसपिरेशन कितना होता है? 50 से 97% तक होता है। प्लांट्स में क्या करता है? वेरी कर सकता है। किसी प्लांट में 50%, किसी में 97% तक किससे होगा? लीव्स से होगा। ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू दिस मेथड। समझ में आ गया आपको? मतलब हमें पता चल गया स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन किस प्रकार से होता है। उसके बाद में दूसरा आता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन कौन सा ट्रांसपिरेशन है? दूसरा ट्रांसपिरेशन कहलाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स यानी कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या होता है? उनकी लीव्स जो होती है वो कवर्ड रहती हैं। किससे कवर्ड रहती हैं? क्यूटिकल से कवर रहती हैं। तो क्यूटिकल से कवर रहती हैं। तो क्यूटिकल क्या है? एक इम्परमिएबल सब्सटेंस है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, तो वाटर उसके थ्रू एंटर नहीं कर पाता। अगर उस लीव पर कहीं पे क्यूटिकल थोड़ी थिन है या फिर क्यूटिकल एब्सेंट है तो वहाँ से अगर वाटर का लॉस हो रहा है, देखो तो at some places this layer of cuticle is either very thin or broken from where a little amount of water is lost। बहुत कम थोड़ा सा वाटर जो होता है इसके अंदर लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में अगर लॉस्ट होता है देन इसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। समझ में आई बात आपको अच्छे से? ट्रांसपिरेशन अकरिंग इन दिस वे इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर? समझ में आई बात आपको अच्छे से? ये 3 to 10% टोटल ट्रांसपिरेशन का क्यूटिकुलर होता है। ओके, तो आप इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस बता सकते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के अंदर? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्यूटिकुलर किसके थ्रू होता है? जहाँ पे क्यूटिकुलर एब्सेंट होती हैं उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। दूसरा आप क्या बता सकते हैं इसके अंदर? 50 to 97% तक देखने को मिलता है। ये कितना मिलता है? ओनली 3 to 10% तक देखने को मिलता है। फिर अगला क्या हम बता सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस? ये जो होता है मेनली सारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट हो, लेकिन क्यूटिकुलर किसके अंदर मिलता है? सिर्फ ज़ीरोफाइट्स के अंदर ही मिलता है। क्लियर है? समझ में आई बात आपको अच्छे से? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कर लेंगे आप ये क्वेश्चन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 8, What do you understand by hydroponics? हाइड्रोपोनिक्स से आप क्या समझते हैं? क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स? देखो ध्यान से सुनना। रिलेटेड टू वाटर, वाटर से रिलेटेड जब हम कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यहाँ लिखा है ऑल दोज मेथड्स, वो सारे के सारे मेथड्स
in which plants are grown in nutrient solution except soil. सॉइल के अलावा अगर हमने प्लांट को ग्रो करवाया है, प्लांट का कल्चर करवाया है सॉइल के अलावा किसी दूसरे सॉल्यूशन में, वाटर से रिलेटेड सॉल्यूशन में, तो अब अपन इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। समझ में आई आपको? तो ऑल दोज मेथड्स इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आर कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोपोनिक्स और वाटर कल्चर। ठीक है, इसे हम वाटर कल्चर भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वर्किंग विद द वाटर। इसका मतलब क्या होता है, वाटर के साथ काम करना या फिर वाटर में प्लांट्स को कल्चर करवाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इनिशियली सैंड न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन वर यूज्ड बट नाउ अ डेज वर्मिक्यूलाइट्स आर यूज्ड। वर्मिक्यूलाइट्स का यूज़ किया जाता है। तो वर्मिक्यूलाइट्स क्या हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, फटाफट कमेंट्स में बता दीजिए वर्मिक्यूलाइट्स क्या होता है। तो वर्मिक्यूलाइट एक मिनरल सब्सटेंस है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और वो क्या, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, प्लांट कल्चर में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, समझ में आई बात आपको अच्छे से? तो हम आगे चलें, बोलो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है? ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द लीवर। लीवर के 4 फंक्शन बताइए, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस लिखे हैं लीवर के, देखना। लीवर ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। क्या क्या हैं देखिए इसके फंक्शन। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल, नोट कीजिए फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ठीक है, नॉट स्टोरेज ऑफ बाइल। स्टोरेज ऑफ बाइल का ये किसका फंक्शन होता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में अगला फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब देखिए ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। वो भी किसके थ्रू होता है, लिख लेंगे हम यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी लीवर करवाता है। ओके, देन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना। ओके, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ओके। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस के थ्रू अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ये भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का सिंथेसिस भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, लीवर में देखने को मिलता है। समझ में आई आपको बात, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन 10। वो क्या कहता है, राइट द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के टाइप्स लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। क्लियर, समझ में आई आपको बहुत अच्छे से? तो यहाँ पर हमें एंडोस्पर्म के टाइप्स पूछे हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म के, हम देखेंगे। तो टाइप्स हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद में सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। 3 टाइप के होते हैं। इन्हें किस तरह से डिवाइड किया है तो देखें। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जब सेल डिवीजन होगा तो सारे ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। जब सेल्यूलर एंडोस्पर्म होगा तो पूरा सेल में डिवीजन होगा और हेलोबियल में दोनों प्रेजेंट होंगे। समझ में आई आपको बात अच्छे से किस तरह से होता है, क्लियर हो रही हैं बातें? तो सेल्यूलर में सेल्यूलर डिवीजन होता है इस तरह से, और हेलोबियल में क्या देखने को मिलता है, सेल्यूलर डिवीजन भी है एंड न्यूक्लियर डिवीजन भी है। ये देखिए,
मान लें हम ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, और इसमें अलग अलग सेल के साथ अलग अलग न्यूक्लियस हैं, और हेलोबियल में क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं एंड सेल्स भी डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये कहाँ से थे, सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे। इससे पहले हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो डाउट सारे क्लियर करूँगी। और आप किस पे वीडियोस चाहते हैं उसके भी सजेशंस आप हमें दे सकते हैं। ओके, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट्स में बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।